जी वो टेस्ट आपके चेक हो गए, कल मिलेंगे। अच्छा। पेज नंबर 105। ये जो सैटरडे को जिन हजरात ने छुट्टी की थी ना, और ये जो मुस्कुरा रहे हैं, अब ये खुदा का खौफ करें। इस तरह अगर काम चलना होता ना तो फिर सबके काम इस तरह चल रहे होते। पेज 105। पता नहीं छुट्टी करके क्या समझते हैं, क्या कमाल किया। शर्मिंदा भी नहीं हो रहे बैठ के, या तो शर्मिंदा होना, नज़रें नीची कर लें, चेहरे भी नीचे कर लें। जिन्होंने सैटरडे को छुट्टी की थी हाथ खड़ा करें, जो सैटरडे को आए थे। चलें। अच्छा। अच्छा, ग्रेचुटी के बारे में मेरे भाई पढ़ा था कि ग्रेचुटी जो है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो वो माफ़ होगी, और अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिले तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो अगर ग्रेचुटी अप्रूव कमिश्नर से करा ली गई है तो वो सारी की सारी माफ़ होगी। अगर वो ग्रेचुटी स्कीम बोर्ड से अप्रूव कराई गई है तो सिर्फ 3 लाख तक माफ़ होगी, और अगर वो ग्रेचुटी किसी से अप्रूव नहीं कराई तो ऐसी सूरत में वो माफ़ होगी अप टू लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में मैंने बताया था कि आमतौर पे तो पेंशन आपको मिलती है हर महीने, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेंशन हर महीने ना मिले। अब अगर आपको पेंशन हर महीने नहीं मिल रही तो आपने वो थोड़ी सी पेंशन एडवांस में पकड़ने की कोशिश की है। वो पेंशन जो आपको हर महीने मिलनी थी उसको थोड़ा एडवांस में पकड़ने की कोशिश की है, तो डेट इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन। और मुस्कुरा के देख लो उसको, और सबको मुस्कुरा के देख लो। डेट इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन एडवांस में मिल गई तो पेंशन का एडवांस में मिलना इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ओके, नेक्स्ट। अगर पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे मिली है तो आपको माफ़ होगी। अगर एफबीआर ने कोई स्कीम अप्रूव की हुई है, जल्दी करो ना यार, जगह बना दो। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में कमिश्नर की अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं है। अगर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है वो एफबीआर से अप्रूव की हुई आपको मिली है तो वो माफ़ हो जाएगी टोटली, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको पेंशन मिली है तो फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगी अप टू लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट। बस इस चीज़ को ना सोचें, वो फिर इसमें लंबा जवाब है इस बात का। अच्छा, काफ़ी सालों का। पेज नंबर 106 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें जी, सवाल पढ़ लें एक दफ़ा।
Mr. Asim is employed in XYZ company. His basic salary is 40,000 per month. In Texio 2011 he resigned on March 31, 2011 and received 4,70,000 from gratuity scheme approved by board. From gratuity scheme approved by, ये ग्रेजुटी स्कीम किसने अप्रूव की हुई है? यानी कितना माफ होगी? 3 लाख तक। और उससे 2 लाख रुपए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिली है। और ये जो 2 लाख रुपया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है दैट इज अनअप्रूव्ड। तो ये जो 2 लाख रुपया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिली है अनअप्रूव्ड, इसका क्या करना है? इसको माफ करना है अप टू लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। $40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स जी। ग्रेचुटी अप्रूव्ड बाय एफबीआर कितनी मिली? लेस एग्जेम्प्ट जी। जवाब 1,70,000। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अनअप्रूव्ड। कितनी है जी? लेस एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ 70 या 50% ऑफ व्हाट इज लोअर? 125,000। नोट कर लें बरकत के लिए हाइब्रिड में प्लीज। रजिस्टर निकालें, नोट करें। निकालें जी रजिस्टर, नोट करें। मेहरबानी होगी रजिस्टर निकाल लें, नोट कर लें। किताब पे वो सॉल्यूशन नोट ना किया करें जो ऑलरेडी नोटेड डाउन है।
चलें जी, बातें हो गई, अब आगे चलें। बस ये रोज़ाना आना होता है किसी तरह, ये कभी आना कभी ना आने वाला चक्कर कोई नहीं रखा बस ये में। पेज नंबर 104। Commutation of pension received from government or pension scheme approved by board shall be exempt. Commutation of pension received from government or pension approved by board shall be exempt. इधर नीचे आके ढूंढें जी। तो भाईजान कम्यूटेशन ऑफ पेंशन received from government or pension scheme approved by board shall be exempt. देखें इधर, commutation of pension received from government or scheme approved by board shall be exempt. आगे चलें। gratuity or commutation of pension, gratuity or commutation of pension received on retirement or in the event of his death by his warasa, heirs by his warasa. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में फुली एग्जाम्ड, असल में ना ग्रेचुटी की बात हो रही है, ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में फुली एग्जाम्ड। gratuity fund approved by commissioner, it is also fully, gratuity scheme approved by board exempt up to, gratuity scheme approved by board is exempt up to 3 लाख। लेकिन इसमें शर्त है कि ये सारे एम्प्लॉयज़ को मिले, ये ना हो कि चंद गिने चुने महबूब एम्प्लॉयज़ आपके जो अच्छे हैं उनको आप दे दें, बाकियों को कहीं भाईजान तुम्हें ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। तो ग्रेचुटी सारे एम्प्लॉयज़ को ऑफर होनी चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ को ये अवेलेबल हो कि उनको ग्रेचुटी मिले। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ये रूल है मेरे भाई कि ये जो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी अप टू लोअर ऑफ 50% ऑफ अमाउंट रिसीवेबल और 70, दो में से लोअर अमाउंट माफ हो जाएगी। डन। अच्छा जी, नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय जिस पे 1 2 3 नहीं लगता, यानी वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं है, कमिश्नर से भी अप्रूव नहीं हुआ, बोर्ड से भी अप्रूव नहीं हुआ, तो ऐसे बंदे के लिए लोअर ऑफ की लिमिट लगेगी। अच्छा, अगली बात, ये जो है ना अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसके माफ करने के लिए 4 शराइत हैं। अगर एक बंदा डायरेक्टर है कंपनी का तो वो 4 शराइत पूरी करे, अगर एक बंदा डायरेक्टर नहीं है तो वो 3 शराइत पूरी करे। द एग्जेम्पशन ऑन अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन शैल बी अप्लाई। ये एग्जेम्पशन सिर्फ तब मिलेगी जब 4 शर्तें पूरी हो रही हों। आपने पैसे रिसीव करने हैं पाकिस्तान में, यानी ये ना हो आप रिटायर होकर बाहर के मुल्क चले जाएं और बाहर के मुल्क में पैसे मंगवा रहे हो, पैसे आपने रिसीव करने हैं पाकिस्तान में। तीसरी शर्त, अगर पेमेंट रिसीव की जा रही है तो वो रेजिडेंट बंदे को रिसीव हो,
यानी आपका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन होना चाहिए? 183 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगली शर्त, अगर आप ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं बाय एन एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो कॉमा डालें यहां, हु हैज नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी फ्रॉम सेम और एनी अदर एम्प्लॉयर इन पास्ट, लिखें आगे। तो अगर आप ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं तो आपने इस एम्प्लॉयर या किसी पुराने एम्प्लॉयर से पास्ट में कोई भी ग्रेचुटी ना ली हो। ये बात है कि जिंदगी में आप पहली दफा ग्रेचुटी लें। ये जो .4 है इसके ऊपर ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को अगर आप 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट तक माफ करवाना चाहते हैं तो आपने 3 शराइत पूरी करनी है। 3 शराइत। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं, सेल्स मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, कई लोग होते हैं कंपनी में जो डायरेक्टर नहीं होते, अकाउंटेंट है। नंबर 1, आपने पैसे पाकिस्तान में लेने हैं। नंबर 2, आपका पाकिस्तान में स्टे 183 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और नंबर 3, पास्ट में आपको ग्रेचुटी कभी ना मिली हो। आगे आ जाए, दरमियान में जगह, पास्ट में आपको ग्रेचुटी कभी ना मिली हो। जब आप ये 3 शराइत पूरी कर देंगे देन आपको जो ग्रेचुटी मिलेगी वो माफ होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपके लिए 4 शराइत हैं, वो वाली 3 भी और पॉइंट बी वाली भी। पॉइंट बी वाली शर्त यह है कि अगर आप डायरेक्टर हैं ना तो आप ये साबित करें कि आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप ये साबित करें कि आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं, यानी आप ये बात साबित करें कि मैं रेगुलरली आता रहता हूं। रेगुलर डायरेक्टर वो होता है जो 8 घंटे ड्यूटी देता है। नॉट रेगुलर वो होता है जो साल में सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है। तो अगर आप डायरेक्टर हैं तो साबित करें मैं रेगुलर एम्प्लॉई हूं। अच्छा, वैसे ये जो है ना चारों शर्तें, ये ग्रेचुटी के लिए हैं। और ये वाली जो 3 शर्तें हैं ना ये कम्यूटेशन के लिए हैं। असल में ना चौथी के साथ खास तौर पे ग्रेचुटी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं। लिख लिया? ये कितने लोगों ने हाथ खड़ा करते हैं जरा लिख लिया? ग्रेचुटी के लिए ये 4 हैं, गुड। और कम्यूटेशन के लिए 3 है। जो 183 डेज से कम पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं कई लोग रिटायर होने के बाद। अगर आप 4 शर्तें पूरी करेंगे तो ये चीज़ें माफ़ होंगी। नंबर 1, पैसे आपने पाकिस्तान में लेने हैं। नंबर 2, अगर आप डायरेक्टर हैं तो रेगुलर एम्प्लॉई हैं। और अगर आपने पैसे लेने हैं तो यू शुड बी अ रेजिडेंट पर्सन। और चौथी बात ये कि अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हैं तो आपको ये ग्रेचुटी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिल रही है, पहले कभी ना मिली हो। पेज 106। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई दफ़ा इलाज की सहूलत देता है।
जिससे रीइंबर्समेंट भी कहा जा सकता है, इलाज की सहूलत भी कहा जा सकता है। इलाज की सहूलत ये होती है, तुम फलां हस्पताल में जाना, अपना इलाज करवा लेना। एम्प्लॉयर कहता है कि मेरी उन हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, तुम फलां हस्पताल में जाओ, जाके अपना इलाज करा लो। इसे कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। और रीइंबर्समेंट ये होती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है तुम किसी अस्पताल में ना जाओ जिसमें मैं कहूँ, बल्कि अपनी मर्जी के अस्पताल में जाओ, वहाँ जाके तुम अपना इलाज करवाओ, इलाज करवा के जो पैसे लगे मेरे पास बिल लाना, मैं तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगा। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट की सहूलत दे तो ये सहूलत उसके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में हो सकता है लिखी हो, एज पर टर्म्स। जब उसने नौकरी करने आया था तो टर्म्स में ये बात लिखी हुई थी कि हम तुम्हें ये सहूलत देंगे। या हो सकता है ये टर्म्स में ना लिखी हो फिर भी एम्प्लॉयर सहूलत दे दे उसे, टर्म्स के मुताबिक तो नहीं देनी थी लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर सहूलत दे दे, नॉट एज पर टर्म्स, यानी फैसिलिटी दे दी बट इट वाज नॉट इन टर्म्स। ये टर्म्स में लिखा नहीं हुआ था कि तुम्हें सहूलत देंगे, लेकिन दे देते हैं। चलो, जैसे कॉलेज वाले फीस लेते हुए आपसे कह दें यार आपको बुक भी फ्री देंगे, तो ये लिखिए, ये होगा एज पर टर्म्स। या फिर कॉलेज वाले टर्म्स में लिखें हम आपको बुक फ्री नहीं देंगे लेकिन बाद में दे दें, तो इसे कहेंगे बुक तो मिल गई लेकिन टर्म्स में नहीं लिखा हुआ था। तो बता दें मेडिकल की सहूलत, इलाज की सहूलत अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो टर्म्स में लिखे और फिर सहूलत दे, या टर्म्स में लिखे कि सहूलत नहीं दूंगा फिर भी सहूलत दे दे। कई दफ़ा एम्प्लॉयर थोड़े से कंजूस होते हैं, वो कहते हैं यार फैसिलिटी को लोग मिसयूज़ कर लेंगे और पता नहीं कितने का इलाज करा लें। फिर वो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को सिर्फ मेडिकल अलाउंस देते हैं, सहूलत भी देते हैं, वो एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस दे देते हैं। मेडिकल अलाउंस होता है लगा बंदा कैश, ये पकड़ो 30,000 रुपया अपना इलाज करवा लो, बाद में एम्प्लॉय का खर्चा 20,000 आए 18,000 आए, वो एम्प्लॉय की किस्मत, बस एम्प्लॉय को हर महीने लगा बंदा कैश मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज मेडिकल अलाउंस। अब इसमें ना 5 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दी हुई है जैसे कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। दूसरी ऑप्शन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दे दी, वैसे लिखा नहीं हुआ था लेकिन दे दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हर महीने लगा बंदा कैश दिया हुआ है। 3 ऑप्शंस। चौथी बड़ी अजीब ऑप्शन है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है मैं तुम्हारा इलाज भी करवा दूंगा जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, और हर महीने 20,000 रुपया भी ले लिया करो, जाओ मैं बहुत सखी हूं। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा था मैं तुम्हें इलाज की सहूलत दे देता हूं, लिखा नहीं हुआ था वैसे एग्रीमेंट में लेकिन दे देता हूं, और इसके साथ ना हर महीने 15,000 भी ले लिया करो, जाओ क्या याद करोगे। तो कितने सिनेरियोज हो गए? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एज पर टर्म्स, नॉट एज पर टर्म्स इन मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस में कोई तस्वुर नहीं है एज पर टर्म नॉट एज पर टर्म का। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा था मैं तुम्हें इलाज की सहूलत देता हूं जैसे कि लिखा हुआ था, ऑप्शन 1 ये। कई दफा एम्प्लॉयर कहते हैं नहीं मैंने तुम्हें कहा था इलाज की सहूलत नहीं दूंगा फिर भी दे देता हूं, ऑप्शन 2 ये। ऑप्शन 3 ये बन सकती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे दे और इलाज की सहूलत ना दे। ऑप्शन 4, एम्प्लॉयर बहुत सखी था, एम्प्लॉयर कहते हैं जैसे कि तुमसे वादा किया था तुम्हें इलाज की सहूलत भी देता हूं और हर महीने तुम्हारे घर पैसे भी पहुंच जाया करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि मैं तुम्हें इलाज की सहूलत वादा तो नहीं किया था दूंगा लेकिन दे देता हूं और साथ तुम्हारे घर पैसे भी पहुंच जाया करेंगे। इन 5 सूरतों में क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर मेडिकल फैसिलिटी है टर्म्स वाली तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कुछ नोट नहीं करना। अगर मेडिकल फैसिलिटी है नॉट एज पर टर्म्स वाली तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा नहीं था इलाज की सहूलत दूंगा लेकिन देर है, अब वो जितना इलाज होगा वो सारे पैसे सैलरी में ऐड होंगे।
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा था मैं तुम्हें मेडिकल अलाउंस देता हूं, लगा बंदा कैश हर महीने, मैं तुम्हें लगा बंदा कैश दे देता हूं हर महीने, मेडिकल अलाउंस, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। चौथी ऑप्शन बड़ी मजे की है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा तुम मेडिकल अलाउंस भी ले लो और मेडिकल फैसिलिटी भी ले लो, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारी टर्म्स में मैंने लिखा था। तो ऐसी सूरत में क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी टर्म्स के मुताबिक है तो मेडिकल फैसिलिटी माफ हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस टर्म्स के मुताबिक नहीं, ये तो टर्म्स के मुताबिक होता ही नहीं अलाउंस। अब एक चीज अगर माफ कर दी है तो दूसरी चीज फुली टैक्सेबल हो जाएगी। और चौथी बात, पांचवी बात, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा तुम मेडिकल अलाउंस भी ले लो और मेडिकल की सहूलत भी ले लो, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेडिकल की सहूलत नहीं दूंगा, लेकिन तुम बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें मेडिकल की सहूलत भी दे रहा हूं। लिखा नहीं था टर्म्स में लेकिन फिर भी दे देता हूं। अब क्योंकि मेडिकल की सहूलत मिल गई है तो वो टैक्सेबल है। रीजन इसके वो नौकरी के माहदे के मुताबिक नहीं है, वो टैक्सेबल कर दें। अब अगर ये टैक्सेबल कर दिया है तो फिर एक चीज माफ कर दें, फिर मेडिकल अलाउंस को माफ कर दें, एग्जाम्प्ट अप टू क्लियर। याद करें, 2 मिनट लगाएं, लिखा हुआ है सारा डब्बे में। ओके अगर आपको इलाज की सहूलत मिल रही है या रीइंबर्समेंट मिल रही है मेडिकल के ख़र्चों की, लेकिन आपकी टर्म्स में भी लिखा हुआ था कि आपको देंगे, तो फिर जो भी इलाज की सहूलत आपको मिल रही है सारे पैसे माफ़ हैं, जितना इलाज आपका हुआ सब माफ़। लेकिन शर्त यह है कि आपने हस्पताल का नेशनल टैक्स नंबर बताना है या क्लिनिक का, और एम्प्लॉयर सर्टिफाई करेगा और अटेस्ट करेगा, साइन करेगा मेडिकल के बिलों पे। दूसरी बात, अगर आपको इलाज की सहूलत एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन वादा नहीं किया था उसने, नॉट एज पर टर्म्स, टर्म्स के अगेंस्ट जाके आपको दे रहा है, फिर ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर आपको जब ये सहूलत देगा तो आपकी पूरी की पूरी जो भी अमाउंट मिल रही है वो इनकम में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर सिर्फ आपको मेडिकल अलाउंस दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर सिर्फ आपको मेडिकल अलाउंस दे रहा है तो ऐसी सूरत में ये माफ हो जाएगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 10% तक ये माफ हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर आपको अलाउंस भी दे रहा है और फैसिलिटी भी दे रहा है और फैसिलिटी टर्म्स के मुताबिक है, क्योंकि फैसिलिटी टर्म्स के मुताबिक है तो ये माफ हो जाएगी। जब एक चीज माफ हो गई तो फिर अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। अब अलाउंस को फुली टैक्सेबल करें एंड इन द एंड, और अगर एम्प्लॉयर अलाउंस भी दे रहा है और इलाज की सहूलत भी दे रहा है, लेकिन ये सहूलत है नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स, टर्म्स के मुताबिक नहीं है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स, टर्म्स के मुताबिक नहीं है। हाइब्रिड में 4th रो में क्या ढूंढा जा रहा है?
इधर क्लास हो रही है ना। अच्छा, तो अगर ये सहूलत है नॉट एज पर टर्म्स, तो ये सहूलत नॉट एज पर टर्म्स होने की वजह से टैक्सेबल हो जाएगी। जब एक चीज टैक्सेबल होगी तो फिर दूसरी माफ कर दें, अलाउंस फिर माफ कर दें अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। इसका सवाल कल करेंगे, पेज 108 पे आ जाएं। लीव इनकैशमेंट, जब एम्प्लॉयज कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं, अपनी नौकरी में छुट्टी नहीं करते। अगर एम्प्लॉय अपनी नौकरी के दौरान छुट्टी नहीं करता तो इस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर रिटायरमेंट से पहले जब छुट्टियां नहीं करता तो कुछ पैसे देता है। इनकैशमेंट ऑफ लीव, लीव के बदले छुट्टियां इनकैश, छुट्टियों के बदले पैसे इनकैश करवा लेता है। इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट की प्रेपरेशन हो रही होती है, उसी वक्त एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे देता है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है। इफ रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर इसे कौन रिसीव करे, या कोई आर्मी का बंदा, तो ये गवर्नमेंट के बंदे या आर्मी के बंदे अगर रिसीव करेंगे तो माफ होगी, वरना इस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आगे चलें। और अगर, अच्छा अगला पैसा है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। इसको हमने पढ़ा था, भाई सही तरह बैठे क्लास में सारे, ये रिटेंटिव होके बैठे। हमने ये पढ़ा था कि चैप्टर 4 के अंदर कि वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एम्प्लॉयर के लिए एक डिडक्टेबल अलाउंस है, यानी एम्प्लॉयर को एक बेनिफिट है कि डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत है अगर वो एम्प्लॉयज को दे। लेकिन एम्प्लॉय जिसको मिल रहे हैं वो पैसे, उसके लिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, इट इज फुली एग्जेम्प्ट। सैलरी तो है बट इट इज फुली एग्जेम्प्ट, जो भी पैसे मिलेंगे इसको माफ हो जाएंगे। तो उधर से एम्प्लॉयर को डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, इधर जब एम्प्लॉय को पैसे मिलेंगे तो इसके हाथों में इनकम में डालने हैं या इसके हाथों में माफ कर देने हैं, इसके हाथों में माफ कर देने हैं। इस तरह की एक और चीज भी थी, वो जरा मैं आपको दिखाता हूं, वो माफ नहीं करनी थी। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं अप्रूव पेंशन फंड में तो ये टैक्स क्रेडिट मिलता है। फर्ज करें 41 साल 42 साल की उम्र में आपको ख्याल आया कि 60 साल के बाद मेरा क्या बनेगा, तो आपने 42 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक 18 साल उठा दें भाई, हाइब्रिड में ये लास्ट रो में उठा दें, आपने 18 साल 18 के 18 साल आपने क्या, छोड़े ना मैं खुद बताऊंगा कौन सी क्लास है, इधर अटेंटिव रहे आप लोग, जिसको कह रहा हूं उसे पता चल जाता है। अच्छा, अब 18 के 18 साल एम्प्लॉय ने हर महीने कुछ ना कुछ पैसे एक बास्केट में जमा कराए। इस बास्केट का नाम हमने रखा था अप्रूव्ड पेंशन पेमेंट प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। तो आपने इस बास्केट में पैसे जमा कराए 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 कराए, चलते चलते इस बास्केट में 6 पैसे इकट्ठे हो गए 60 साल की उम्र में। अब 60 साल की उम्र में उस बास्केट से पैसा निकल के थोड़ा थोड़ा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो मिलना शुरू होगा, इस मिलने को हमने कहा था डालेंगे अदर सोर्स के चैप्टर में, मिलने को डालेंगे अदर सोर्स के चैप्टर में। अदर सोर्स के चैप्टर में पॉइंट एल में हमने एक लाइन पढ़ी थी, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और एन्युटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। असल में ना ये जो अदर सोर्स के चैप्टर में जाता है तो ये पूरी अमाउंट नहीं जाती, क्योंकि असल में कुछ तो वही पैसा आपको वापस मिल रहा होता है जो आपका पैसा था और आपको वापस मिल रहा होता है। असल में उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह हो तो ये फिर अदर सोर्स में जाता है। तो WPPF चैप्टर 4 में डिडक्टेबल अलाउंस है,
लेकिन सैलरी के चैप्टर में जिसको मिल रहा है माफ है। वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के पैसे जो एम्प्लॉय खुद जमा करवा रहे हैं 42 साल से लेकर 60 साल तक 18 साल तक, उस पर टैक्स माफ होगा। लेकिन जब वो पैसा इसको मिलना शुरू हो जाएगा, ये मिलना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। चलिए बस छोड़ें, आज प्रोविडेंट फंड करना है तो पेज नंबर आप निकाल लें 111 जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके अपने पैसे नहीं। अच्छा जी, प्रोविडेंट फंड एक बास्केट है, एक ब्रीफकेस है, एक गल्ला है। प्रोविडेंट फंड एक बास्केट है, एक ब्रीफकेस है, एक गल्ला है, जिसमें कुछ पैसे एम्प्लॉय डालता है। ये जो एम्प्लॉय पैसे डालता है ये अपने घर से लाके नहीं डालता। एम्प्लॉय को इतना शौक नहीं है कि अपने घर से पैसे, कैलकुलेटर उठाओ। एम्प्लॉय जो पैसे लाके डालते हैं अपने घर से लाके नहीं डालता। एम्प्लॉय के पास असल में जो तनख्वाह होती है ना, घर लेके जाने वाली होती है, उसी तनख्वाह में से थोड़ा सा छोड़ जाता है एम्प्लॉयर के पास और इस बास्केट में डाल देता है। थोड़े से पैसे एम्प्लॉय बास्केट में डालेगा, थोड़े से पैसे एम्प्लॉयर बास्केट में डालेगा, और थोड़ा सा इस बास्केट में मिलेगा इंटरेस्ट। जब इन तीनों को जमा कर लेंगे तो पहले साल के एंड पे इस बास्केट में अच्छे खासे पैसे पड़े होंगे। फिर अगला साल आएगा, फिर इस बास्केट में कुछ पैसे पड़े होंगे, फिर अगला साल आएगा, फिर इस बास्केट में कुछ पैसे पड़े होंगे, हत्ता कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा तो प्रोविडेंट फंड की बास्केट में अच्छे खासे पैसे पड़े होंगे। हर महीने कुछ पैसे एम्प्लॉय डालेगा, कुछ पैसे एम्प्लॉय डालेगा, और कुछ इसमें इंटरेस्ट आएगा। फिर अगले महीने कुछ पैसे एम्प्लॉय डालेगा, कुछ पैसे एम्प्लॉयर डालेगा, कुछ इसके अंदर इंटरेस्ट पड़ा होगा। करते 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 ये बास्केट भरी भरी महसूस होगी, और इस बास्केट में इतना पैसा अवेलेबल होगा जो पैसा एम्प्लॉय को दे दिया जाए घर लेके जाने के लिए। इस अरेंजमेंट का नाम है प्रोविडेंट फंड। सफदर घाट रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 12 को रिटायर हो गया, एंड हैज प्रोवाइडेड यू दी फॉलोइंग डिटेल्स, और उसने आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। 2010 का डेटा दिया आपको, 2011 का डेटा दिया और 2012 का डेटा दिया। बेसिक सैलरी पर मंथ 70,000, डीएनएस अलाउंस पर मंथ 10,000, हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ 30,000। अदर डाटा रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ और डाटा। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए हैं प्रोविडेंट फंड की बास्केट में 1,26,000, एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किए हैं इस बास्केट में 1,26,000। ये जो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किए होंगे ना, यही जो इसको घर में लेके जाता होगा ना पैसे, ये तो पर मंथ है ना, ये टोटल है साल के, तो ये जो पर मंथ पैसे लेके जाता होगा इसी में से थोड़े पैसे यहाँ डालता रहता होगा, और कुछ इस बास्केट में इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट रेट है 17%। इस रेट को कहीं नहीं लगाना, फिर मैं बताऊंगा क्यों दिया हुआ है। तो स्टार्ट करें जी। 2010 चलें जी, बेसिक सैलरी बताएं भाई। जरा 12 बोलें जी। 8,40,000 डन। आगे चलें। डियरनेस अलाउंस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 जी। आगे चलें। हाउस रेंट अलाउंस कितना है जी? 30,000
मल्टीप्लाइड बाय 12, 3,60,000। अदर डाटा रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं जी? 1,26,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इसको डैश डाल के इग्नोर कर दिया करेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। आगे किसका कंट्रीब्यूशन है जी? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जी भाईजान, एम्प्लॉयर ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन असल में जो 1,26,000 है वो इसी 8,40,000 में से वो छोड़ के गया होगा। और हमने सैलरी के चैप्टर में पहले दिन पढ़ा था, अगर कोई पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर अलग करके रख दे तो समझा जाएगा कि वो भी एम्प्लॉय को मिल गए हैं। अगर कोई पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अलग करके रख दे तो समझा जाएगा वो पैसे भी एम्प्लॉय को मिल गए हैं। तो 8,40,000 घर लेके जा रहा होगा, 1,26,000 इसमें से रखवा दिया होगा, तो उस 8,40,000 में 1,26,000 शामिल है, इसलिए पूरा 8,40,000 ही ऐड हो गया, इसलिए वो 1,26,000 टैक्स से बल हो गया। ये 1,26,000 इसमें पड़ा होगा जो वो घर तनख्वाह लेके जा रहा है। अच्छा, ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की वजह थी डैश डाल के इग्नोर करने की। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है जी? ये माफ हुआ करेगा अप टू लोअर ऑफ माफ हुआ करेगा 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस नहीं, सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं, और कोई अलाउंस नहीं, सिर्फ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस, ये एक रूल है अभी पढ़ाऊंगा, 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। जवाब या 1.5 लाख, ये 1.5 लाख भी लॉ में दिया हुआ जी। दोनों में से लोअर बता दें सारे, इधर देखें कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया? 1,26,000। कितना माफ हो गया? कितना इनकम में जाएगा? 30,000। आगे इंटरेस्ट बेनिफिट, सॉरी इंटरेस्ट बेनिफिट छोड़े, इंटरेस्ट बस। इंटरेस्ट कितना मिला एम्प्लॉय को इस बास्केट में? अभी घर नहीं लेके जा सकता, अभी बास्केट में इकट्ठे हो रहे हैं, अभी रिटायर नहीं हुआ। इंटरेस्ट इज लेस माफ हायर ऑफ, बोलें हायर ऑफ। लोअर ऑफ माफ या हायर ऑफ माफ? लेस माफ, हायर ऑफ। व्हाट एंड व्हाट? हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? 40,000 इंटरेस्ट है, इसका हायर ऑफ माफ होगा। उसके लिए पहले मैं कैलकुलेशन दिखाने लगा हूं आपको।
एक साहब कहते हैं मैंने एक जगह 3 लाख रुपया रखवाया है और मुझे इस पे 12% इंटरेस्ट मिला है। बोलें कितना? कैलकुलेटर 3 लाख ज़रब 12% कितना? 36,000। इन साहब ने आपसे ये सवाल पूछा कि अगर मुझे इंटरेस्ट 14% मिलता तो फिर कितना होता? अगर मुझे 14% मिलता तो कितना होता? तीन लाख ज़रब 14%। लेकिन इसका एक और तरीका भी है भाई, ये एसी आके 22-23 पे कर दो। इधर पड़ा हुआ रिमोट। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका ये भी हो सकता है 36,000 अगर इंटरेस्ट बन रहा है 12% पे, तो मुझे बताओ 14% पे कितना बनता है? ये भी एक तरीका है इसका। जी जवाब वही 42,000। तो ये दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। वैसे ही समझने के लिए कहीं बात साइड पे लिखनी है तो लिख सकते हैं, बुक की तरह। तो समझने के लिए साइड पे कहीं बात लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट की तरफ आ जाए। ये कैसे माफ होना है? ये माफ होना है 1/3 ऑफ हायर ऑफ करके 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। जवाब बताएं जी। 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 3,30,000। या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। यह भी लॉ ने दिया हुआ है 16%। अब हमारे सवाल में आके देखें, हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 17 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, 19 मिल रहा है, 20 मिल रहा है या 14 मिल रहा है? हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 17% पे। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 17। तो बताओ 16 होता तो कितना होता? जवाब 37। आप बता दें 37647 और 3,20,000 में से हायर क्या आ रहा है? 3,20,000। आप बता दें कितना माफ होगा? 40,000 रुपए हमें इंटरेस्ट मिल रहा था। लॉ मेकर कह रहे 3,20,000 तक भी माफ होता तो कर देता। हम साइड पे होके हंस रहे हैं 3,20,000 तक कहां है ही हमारा 40। अब प्रिंसिपल साहब किसी को कहें यार तुम्हारी फीस वैसे 40,000 है 2 सब्जेक्ट्स की,
वो तो 3,20,000 भी होती है तो मैंने माफ कर देनी थी यार, जाओ तुम्हें अब जाहिर बात है बाकी पैसे प्रिंसिपल साहब अपनी जेब से तो नहीं देंगे उसको, यार ये पैसे लो हमारे से पढ़ लो यार खुदा के लिए। तो क्या कितना मिला? 40। कितना होता तो माफ होता? 3,20,000, वो है ही नहीं उतना। अब क्या करें? 40 माइनस 3,20,000 आंडा। तो 0 विल बी एडेड, सारा ही माफ हो गया ना। है कितना? 40,000। 3,20,000 भी होता तो माफ होता, लेकिन है ही 40,000, इसलिए सारा माफ। जवाब टोटल कर दें। हाँ जी 1350। चलें जी अगला साल करें। दो 2011 करें और 12 करें। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं। 2011 करें और 12 करें। दोनों चीजें चलें जी 2011 शुरू करते हैं। मोबाइल भी यूज़ हो गया साथ साथ, अब 2011 शुरू कर लेते हैं। जी भाईजान बेसिक सैलरी अगले साल की मल्टीप्लाइड बाय 12, आगे डियरनेस अलाउंस 15,000 जरा 12 जी, आगे हाउस रेंट अलाउंस जी 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2011 में, क्यों? हमारा साल 2011 वाला कब एंड होगा? 30 जून 11 को। चलें जी मल्टीप्लाई करें 35,000 जरा 12 4 20,000। हमारा साल कब एंड होगा? 30 जून 11 को। शुरू कब हुआ है? 1 जुलाई 10 को। आगे चलें। अच्छा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को डैश डाल के इग्नोर कर दें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना मिला? मिला मतलब बास्केट में गया 1,44,000 लेस एग्जाम्प्ट lower of 1/10 of बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। जवाब 11,4,000 या 1.5 लाख। 1,14,000 या 1.5 लाख, विच एवर इज व्हाट इज लोअर? जवाब नेक्स्ट
इंटरेस्ट जी कितना बना 60,000 लेस माफ हायर ऑफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। जवाब या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। इंटरेस्ट कितना 60,000। ये किस पे पड़ा हुआ है, हमें किस पे चाहिए जी। जवाब व्हाट इज हायर 60 में से 380 तक माफ है, यानी पूरा 60 ही माफ है। 1590,000। चलें जी अगला साल करें। दो 2012 अच्छा जी, अगला साल जल्दी शुरू करें। जिसने अगले साल में 12 से मल्टीप्लाई किया है उसकी हकीकत आप पे खुल गई है, क्योंकि अगले साल 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि कब तक नौकरी पे रहा, तो अगर आपके 2012 किसी ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 2012 में, तो उसकी हकीकत आप पर खुल गई है, आश्कार हो गई है। आपने किससे मल्टीप्लाई करना था 31 मार्च 12 तक उसने नौकरी की है ना, तो आखिरी साल में 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 12 जी। यही होता है पेपर में भी, पढ़ा नहीं और क्या होता है पेपर में, कुछ और तो नहीं होता जी। बताएं जी 90,000 ضرب 9 और नीचे और नीचे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डैश डाल के इग्नोर कर दें। क्लियर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 121,500। लेस एग्जाम्प्ट हायर ऑफ ना लोअर ऑफ 1/10 ऑफ जी। जवाब या 150,000। व्हाट इज लोअर 22,500। इंटरेस्ट 50
लेस माफ हायर ऑफ 1/3 ऑफ जवाब अगर 58,000 पड़ा हुआ है तो हमें 16 दे दो। दोनों में से हायर अब अगला काम जो आखिरी साल के लिए ख़ास है और वो सबने करना है, डेट इज अकमुलेटेड बैलेंस। डेट इज अकमुलेटेड बैलेंस। डेट इज अकमुलेटेड बैलेंस। अकमुलेटेड बैलेंस के क्या मतलब है मुझे बताएं। टोटल का टोटल कितना आ रहा है? टोटल का टोटल 391,500 जमा 391,500 जमा 158,000 941,000 ये इसको पैसे मिल रहे हैं अकम्युलेटेड। जिस साल ये रिटायर होके घर जा रहा है, इस अकम्युलेटेड बैलेंस को आपने आखिरी साल लिख के इग्नोर करना है। ये अब इस बास्केट से लाल रंग का कपड़ा जो इस पे होगा वो हटाया जाएगा, रेशम का कपड़ा और वेलवेट का, और लाल रंग का कपड़ा हटा के देखा जाएगा इस बास्केट में कितने पैसे हैं, और वो जो पैसे हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये अमाउंट कई मौकों पे टैक्स हो चुकी है। अकम्युलेटेड बैलेंस 0। आप टोटल कर लीजिएगा खुद ही, वट एवर इट मे बी। अकम्युलेटेड बैलेंस का मतलब ये है कि रिटायरमेंट के वक्त इसको ये पैसा मिल रहा होगा जो घर लेके जा रहा होगा। ये जो पैसा इसको मिल रहा है ये इन्हीं पैसों में से है जिन पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका हुआ है। तो आखिरी साल अकम्युलेटेड बैलेंस का लफ्ज़ लिख के आगे डैश डाल के ये फिगर नहीं लिखेंगे, ज़ीरो लिख देंगे, यानी इसको रिटायरमेंट के वक्त जो पैसे मिले वो माफ़ हैं। अब इन पे दोबारा कोई टैक्स नहीं लगाना। हाँ, हर साल का अलग अलग है, वो तो मुख्तलिफ फिगर्स पे निकलता है, वो तो आप निकाल के चेक ना करो सही है या गलत है, वो तो हर महीने पैसे जमा हो रहे होते हैं। और फिर 17% सवाल में गिवन था मेरे भाई। सवाल बता रहा है कि इंटरेस्ट आपको 17 पे मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता था लॉ वाला निकले 16%। अच्छा, इसको अंग्रेजी में पढ़ लें जी, कहाँ लिखी हुई हैं ये बातें। पेज नंबर 106 108 टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। मेरे भाई ये जो हमने प्रोविडेंट फंड किया है इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जो हमने प्रोविडेंट फंड किया है इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और इसकी टैक्स ट्रीटमेंट अब मैं आपको बताने लगा हूं। ये कैलकुलेटर क्यों बैग में रखे जा रहे हैं हाइब्रिड में? क्लास चल रही है अभी। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या करना है जी? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की मेरे भाई कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करनी क्योंकि ये पैसे सैलरी में से ही निकाल के दिए जा रहे होते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को आपने माफ कर देना अप टू लोअर ऑफ
1/10 ऑफ सैलरी और 1.5 लाख। यार सैलरी से मुराद ना इधर सिर्फ प्रोविडेंट फंड में सैलरी से मुराद सिर्फ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस है। इट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स, इसमें और बाकी सारे अलाउंसेज और परक्विजिट्स एक्सक्लूडेड है। बस इसमें सैलरी से मुराद बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस होगा बस। और इंटरेस्ट को आपने माफ करना है हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 16%। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस को आपने माफ कर देना है। होल ऑफ रिसीट के आगे लिखें 9,41,000 इज एग्जेम्प्ट, इसको आपने माफ कर देना। हाँ बस बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। अच्छा भाई, सवाल की अगली रिक्वायरमेंट पढ़ें। पहली रिक्वायरमेंट सवाल की ये थी, ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी वेयर द प्रोविडेंट फंड इज, और अगली रिक्वायरमेंट है, ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी वेयर द प्रोविडेंट फंड इज। अगर प्रोविडेंट फंड नॉट रिकॉग्नाइज हो तो देखिए आपने क्या करना है। फिर आपने हर साल कुछ नहीं करना, बस आखिरी साल इसकी जान लेनी है। हर साल आपने कुछ नहीं करना, हर साल आपने कुछ नहीं करना, बल्कि आपने खामोश हर साल आपने डैश डाल के इग्नोर करते रहने, डैश डाल के इग्नोर करते रहने। और आखिरी साल आपने जान ले लेनी है एम्प्लॉय की, अकम्युलेटेड बैलेंस। आपने टोटल बैलेंस पकड़ना है 9,41,000 और इसमें से माइनस कर देना है एम्प्लॉय का हिस्सा, क्योंकि वो तो वही है जो ऑलरेडी उसकी सैलरी का पार्ट बन के टैक्स लग चुका है। आपने टोटल बैलेंस पकड़ना है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना है। इधर देखें, व्हाट इज टोटल, जो मैं समझा रहा हूं, व्हाट इज टोटल बैलेंस 9,41,000, व्हाट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 391,500। टोटल में से आपने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना है 391,500। जवाब 5495। एक और तरीका भी है, आप टोटल में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस ना करें। एक और तरीका भी है, आप टोटल में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस ना करें, टोटल में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस ना करें, बल्कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को उठा लें, वो भी तो वही जवाब आएगा। और जाहिर सी बात है, टोटल माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर प्लस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू D, तो D माइनस B इज इक्वल टू A प्लस C। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को उठा लें, सेकंड ऑप्शन। इंटरेस्ट 158,000। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं।
व्हाटएवर द टोटल में भी। टोटल जो मर्जी आ जाए। पढ़ें जी। एंड पे जान ले लो सारे बंदे की। पेज नंबर 110। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की तो आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी क्योंकि वो सैलरी का पार्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को आपने और इंटरेस्ट को, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, इस सारे को आपने इग्नोर करना है। इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन ईच ईयर। हर साल इस पे टैक्स नहीं लगेगा। इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन ईच ईयर। पेमेंट ऑफ अकोमोलेटेड बैलेंस, होल ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आज तक का, अलोंग विद या सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट जमा कर दें, या टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रही है 9,41,000 इसमें से माइनस कर दें कितना 391। इट्स अप टू यू, दोनों तरीके चलेंगे। या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट कर दें, या टोटल माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर दें। इट्स अप टू यू। रिकग्नाइज का मतलब है आपने कमिश्नर से रिकग्नाइज कराया हुआ है फंड को, बताया हुआ है उसे, और अनरिकग्नाइज का मतलब है आपने कमिश्नर को नहीं बताया हुआ कि हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट भी है। नेक्स्ट, आखिरी रिक्वायरमेंट सवाल की, ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट का नौकर है, तो क्या करना है, बस मौजा। फिर आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को पहले साल से एग्जेम्प्ट रखना है, फिर आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को पहले साल से एग्जेम्प्ट रखना है, और आखिरी साल मजे की बात सुने, कम्युलेटेड बैलेंस भी सारा माफ। ये था हमारा सोल्यूशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो आखिरी साल अकोमोलेटेड बैलेंस भी माफ। दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये ट्रीटमेंट थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले। पढ़े। अच्छा देखें जरा पिछले वाले का सोल्यूशन, पिछले वाले का फंड इज नॉट रिकग्नाइज्ड। माजरत पहले पिछले वाले का सोल्यूशन देख लें। फंड इज नॉट रिकग्नाइज्ड, इसमें हमने सब कुछ किया, डैश 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 डाला, फिर डैश 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 डाला, लेकिन आखिरी साल हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट जमा किया, और लिख लें किताब में। पेज नंबर 112 पे आए, पेज नंबर 112 पे आए और लिखें टोटल माइनस एम्प्लॉई 941 माइनस 391,500 लिखें। टोटल माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी 941 माइनस 391,500। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देखें, सब माफ, धड़ धड़ धड़, लेकिन धड़ के बाद ये वाला धड़ डाल लें, अकोमोलेटेड बैलेंस लिख के डैश लिख लें ताकि सोल्यूशन ज़रा बेहतर हो जाए। दैट इज ऑन पेज नंबर 113।
पेज नंबर 113 का है, व्हाट आर यू डूइंग? अकोमोलेटेड बैलेंस पेज नंबर 113 पर। 113 यहां पे ये 8,10,000 नजर आ रहे। आखिरी साल अकोमोलेटेड बैलेंस को आंडा डाल दें, आंडा, गरम आंडे, along with a cup of milk, cup of tea, पढ़ें जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला पढ़ें पेज नंबर 110 पे। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नो treatment as the amount is paid from salary. It is exempt under income tax ordinance. Employer contribution and interest, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को माफ कर दें। एंड 941,000 की भी अकल नहीं थे मोजा ही मोजा। 9,41,000 को भी क्या कर दें, माफ कर दें। ओके ठीक है जी।